जानेंगे चोल साम्राज्य से लेके, ठीक है, चोल वंश से लेके बंगाल राज तक दो जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो विजयालय के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं चोल साम्राज्य की राजधानी, मतलब चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल में। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर, गंगई चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। आज है संडे, याद रखिएगा, आज संडे है, इसीलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, आज मास्टर वीडियो डालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चोल राजा, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? तो राजा प्रथम ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं 7 नंबर, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? तो राजराज प्रथम। ठीक है, चोल राजाओं ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक अगर बोलेगा तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी थी। चालुक्यों की राजधानी बतापी थी। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे जो है आगे बढ़ते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चोल साम्राज्य को अंततः किसने प्राप्त किया था? तो मलिक काफूर ने प्राप्त किया था। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंत किसने किया था? किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर ने समाप्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है राजधानी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? तो चालुक्य की राजधानी बादामी है। पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है। हर्ष की राजधानी कहाँ है? तो कन्नौज है। पांड्य की राजधानी कहाँ है? तो मदुरै है। इसलिए इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। ओके, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 13 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में स्थित है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है ये विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। ओके, आगे देखते हैं, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है 18 नंबर, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। और कन्नौज में बोलेगा कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने भाग लिया था। वैसे तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शासक भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें कि पहला था प्रतिहार था। ठीक है, फिर क्या था? धर्मपाल था। धर्मपाल किस वंश से आता है? तो धर्मपाल आता है वही पाल वंश से, तो ये था। और तीसरा क्या था? तो राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट में कौन शासक भाग लिया था? तो ध्रुव। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में अवस्थित है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ओके, आगे देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। मतलब कन्नौज का जो हुआ था ना त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये चोल साम्राज्य भाग नहीं लिया था। बाकी प्रतिहार लिया था। ठीक है, पाल लिया था, राष्ट्रकूट लिया था। आगे देखते हैं 25 नंबर, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 711 में हुआ था।
ओके, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? तो वो अरब का रहने वाला था। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अलबरूनी था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ये हुआ कब था? तो 1194 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है 30 नंबर। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 में, ये इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है तराइन के दूसरा युद्ध में जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही किया था। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है गुलाम वंश का संस्थापन। अब गुलाम वंश का शासनकाल की बात बोलेंगे तो 1206 से 1290 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो मस्जिद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे आप लोग को। आगे देखते हैं 38 नंबर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगन खेलते समय। आज के समय में क्या बोलते हैं उसे? पोलो। चौगन खेलते समय जो है अश्व मतलब घोड़े से गिर के हुई थी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम राजगद्दी मतलब राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ओके, आगे है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? मतलब महिला में तो रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, आगे रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात बोलेंगे तो 1236 से 1240 तक रहा था इसका। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का सुल्तान जो था गयासुद्दीन, इसका बलबन का पूरा नाम था। ओके, बलबन का मूल नाम था। ओके, पूरा नाम था। आगे देखते हैं, आगे 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौ में रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन के बारे में ये बात बोला गया है। ठीक है, बलबन के बारे में रक्त में लौ की नीति अपनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया तो जफर खां। ठीक है, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? सुल्तान जिसने वो कौन सा सुल्तान था जिसने भू राजस्व की दर का उपज जो है 50% कर दिया था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। खुरा दागनेर की प्रथा जो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी चलाई थी, याद रखिएगा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है फसल की नपाई का आधा राजस्व में दावा किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार नियंत्रण जो लाया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। ओके, आगे देखते हैं, बाजार नियंत्रण लागू कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। घरों चरी घर ये सब जो कर लगाया था, जजिया जकात खुम्स खरा चरी घर जितना भी था कर, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, मेरे बोलने पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, क्या क्या बोले? जजिया जकात खुम्स खराज
चरी घड़ी, जजिया जकात खुम्स खरा चरी घड़ी, ये जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं 52 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक का प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक का प्रथम सुल्तान बना था, मतलब इसमें बोला गया है कि तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, वही तो गाजी मलिक था। बाद में गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं 53 नंबर, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने ही शासन किया था। इसका शासनकाल जो है 1320 से लेकर 1414 तक रहा था, मतलब कि तुगलक वंश में जो है 94 वर्ष, तुगलक वंश जो है 94 वर्ष तक चला था। सबसे ज़्यादा शासनकाल जो किया था, शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, तो तुगलक वंश ही किया था, यही क्वेश्चन बोला गया है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन ये बकलोल था। ओके, 24 भाषा का ज्ञाता था, ठीक है। रक्त एवं लौ की नीति की बात बोलेंगे तो बलबन चलाया था, लेकिन रक्त पिपासु शासक बोलेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था अमीरे को ही। ओके, 56 नंबर देखते हैं, दीवाने को ही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था दीवाने को ही। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ओके, आगे देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में जो है मतलब प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक प्रचलन किया था, ठीक है। ये जो कट गया है आगे मिलेगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। आगे देखते हैं 59 नंबर। ओके, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसने सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो रेहला, ठीक है। रेहला जो था ना, ये डाक व्यवस्था के बारे में बताया गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यही जो है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, कौन? तो इब्न बतूता। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। होली का त्यौहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली का त्यौहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। आगे देखते हैं इतिहास बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात बोला गया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जब मृत्यु हो गया तो यही जो है बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो वह फिरोज शाह तुगलक किया था, FST किया था। ओके, आगे देखते हैं दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, दीवान ए खैरात। तो वो कौन किया था? FST किया था, ठीक है। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक किया था। आगे देखते हैं, सारा क्वेश्चन एनालिसिस किया हुआ, इसीलिए वीडियो मिस मत करिएगा। 65 नंबर है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है 1,84,000 लगभग जो है गुलाम रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक किया था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों एवं सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर का निर्माण बोलेगा तो GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का अगर जाल बोल दिया तो फिरोज शाह तुगलक करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर, हल्फ ए शर्त अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था। ओके, आगे देखते हैं 69 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? FST मतलब फिरोज शाह तुगलक।
तथा मेरठ के 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। ओके, आगे देखते हैं 71 नंबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, इसलिए स्थापना किया था अनुवाद विभाग की? तो फिरोज शाह तुगलक किया था। ठीक है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वही फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, ये भी याद रखिएगा। ओके, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। तैमूरलंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में आक्रमण किया था। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, ये था 74 नंबर। अब देखते हैं हम लोग 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापित किया गया था? तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में जो है सैयद वंश की स्थापना की गई, और सैयद वंश का शासनकाल बोलेंगे तो 1414 से 1451 तक चला था। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी वंश जो है अफगान मूल के थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली का युद्ध, जो कि 1517 में चला था। ठीक है, खतौली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 में। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था, यही बात बोला गया है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से क्रम में सजाना है। ठीक है, वंश को क्रम में सजाना है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पहले क्या आएगा? गुलाम वंश आएगा। ठीक है, गुलाम वंश आएगा, फिर क्या आएगा? खिलजी वंश आएगा। गु खी तू सैलो या फिर गुलाब खिले तो सांस लो, ये इसका ट्रिक है। तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ओके, तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ओके, गुलाब खिले तो सांस लो, ये दिल्ली सल्तनत का ट्रिक है वंश का। आगे है कौन गुलाम वंश नहीं था, मतलब इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो लोदी वंश जो है, ये इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश से था। बाकी जो है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश से था। ओके, आपको क्वेश्चन जो भी देखने मिलेगा ना, ये सीक्वेंस से मिलेगा। जैसे आप पढ़ते हैं गुलाम वंश से लेके, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चोल सम्राट से लेकर चल रहे हैं, तो चोल सम्राट से लेकर 1905 तक जो भी वंश चल रहा था वहां तक एकदम सीक्वेंस से हम चलेंगे। ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन मिलते जाएगा। विजयनगर राज की स्थापना किया था तो हरियर एवं बुक्का 2 भाई थे, यही किया था 1336 में। ठीक है, तो विजयनगर राज की स्थापना 1336 में किया था हरियर एवं बुक्का ने। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने ब्राह्मणियों से गोवा को छीना था? तो हरियर प्रथम जो है ब्राह्मणियों से गोवा को छीना था। ओके, आगे देखते हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध। ठीक है, कौन? तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा था, याद रखिएगा। आगे है कृष्णदेव राय, आगे क्या है? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो आठ तेलुगु कवि थे, अष्टदिग्गज। तो 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण था। ठीक है, विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 8 कवि रहते थे उसके दरबार में। ठीक है, तेलुगु कवि। 87 नंबर है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था, तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में जो है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, ये चीज भी आपको याद रखना है। 88 नंबर क्वेश्चन है निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी जो है इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, याद रखिएगा। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो हुआ था ना, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बोलेंगे तो 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं आगे कौन क्वेश्चन है।
तो आगे जो क्वेश्चन है वो 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था, मुख्य व्यवस्था क्या थी, तो भू राजस्व की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था, मुख्य व्यवस्था क्या थी, भू राजस्व थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम भेजा था। ठीक है, विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। ओके, आगे देखते हैं। सल्तनत में दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। और दीवाने कोही क्या था, कौन सा विभाग, तो कृषि विभाग था। ठीक है, आगे देखते हैं 93 नंबर। 93 में क्वेश्चन बोला गया है, किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। 94 में क्वेश्चन देखते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, बनवाया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक करवाया था कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण। वैसे कुतुब मीनार का निर्माण पहली बार कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाया था। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था, तो बलवन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था। ओके, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था, तो अलबरूनी। किताबुल हिंद कौन लिखा था, तो अलबरूनी लिखा था। ओके, आगे देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो एटा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा, तो अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ठीक है, और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो एटा में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। ओके, प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो दरबार में रहे। ठीक है, प्रसिद्ध जो कवि थे अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग शतक बना दिए हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का जाल, नहरों का निर्माण एवं नहरों का जाल जो बनाया था, फिरोज शाह तुगलक बनाया था। बलबन क्या किया था, तो नवरोज त्योहार लाया था। ठीक है, आगे अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत की स्थापना किया था। जहांगीर जो है सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक नहरों का जाल बनाया था। बलबन क्या किया था, तो नवरोज त्योहार पे रोक लगाया था वही। और अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, तो दीवाने रियासत की स्थापना किया था। और जहांगीर क्या किया था, जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो आया था। इस तरह से मिलान करने बोल रहा था, तो आपको मिलान करना था। ओके, आगे देखते हैं। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या क्रम था। ठीक है, मतलब कौन से यात्री जो है किस क्रम से आए थे वो देखते हैं। तो पहले कौन आया था, तो पहले आया था, देखिए आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब कि पहले कौन आया था, तो पहले आया था टर्बेनियर। पहले कौन आया था, तो देखिए पहले कौन आया था, तो यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है। ओके, तो पहले आया था, यहाँ हम नंबरिंग ठीक कर दिए हैं। पहले आया था टर्बेनियर। ठीक है, फिर कौन आया था, अलबरूनी। फिर कौन आया था, तो इब्न बतूता। फिर कौन आया था, ठीक है, फिर कौन आया था, तो फिर आया था, यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है, इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ देखना है। यहाँ हम नंबरिंग सही किए हैं। देखिए, निम्न यात्रियों में से पधारने का क्रम क्या था। पहले कौन आया था, पहले अलबरूनी आया था, फिर इब्न बतूता आया था, फिर टर्बेनियर आया था, फिर मनूची आया था। ठीक है, ये ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़िए। ठीक है, जो हम लिखे हैं वो उस पर ध्यान देना है। तो पहले कौन आया था, अलबरूनी आया था, फिर इब्न बतूता आया था, फिर टर्बेनियर आया था, फिर मनूची आया था। ओके, इस तरह से सीक्वेंस था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अब्दुल रज्जाक जो है, ये जो यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये गलत है। तुर्की से आया था, ये गलत है। बाकी देख लेते हैं। नूनिज पुर्तगाली यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मार्को पोलो इटली का यात्री था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 104 नंबर। ये भी मिलान ही करना है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, 1398 में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध हुआ था, देखिए हाँ मिस्टेक हो गया। देखिए
चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में। तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालिकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, इस तरह से सीक्वेंस था, इस तरह से युद्ध का डेट था, ईस्वी था। 105 नंबर देखते हैं, किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुआ था? जोहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 पलासी का युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। ठीक है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। फिर से मिला लेते हैं, पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध बोलेगा तो 1757। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध बोला गया है तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 107 नंबर, ब्राह्मणी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू भी बोल सकते हैं, उसी को बोला जाता है। कब किया था? 1347 में। 1347 में जो है ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ओके, 108 नंबर देखते हैं, ब्राह्मणी राज की प्रथम राजधानी कौन था? तो गुलबर्ग था। ब्राह्मणी राज की प्रथम राजधानी गुलबर्गा, गुलबर्ग नहीं गुलबर्गा होगा। ओके, गुलबर्गा। ओके, ब्राह्मणी राज की प्रथम राजधानी गुलबर्गा था। आगे है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। गोलकुंडा का वर्तमान नाम क्या है? तो हैदराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं 110 नंबर, क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो काकतीय का जो राजधानी था देवगिरी था। होयसल का क्या था? तो द्वारसमुंद था। यादव की राजधानी जो था वह वारंगल, ये गलत है। बाकी पांड्य की राजधानी मदुरै था। तो वारंगल जो है इसमें, यादव की राजधानी वारंगल, ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, यादव की राजधानी देवगिरी था, देवगिरी था शायद, याद रखिएगा। द्वारसमुंद किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल की राजधानी थी, याद रखिएगा। 112 नंबर देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? अलवार संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। 113 नंबर देखते हैं, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण हुआ तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ था, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ओके, आगे देखते हैं, 114 नंबर है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य दिया था। शुद्धाद्वैतवाद कौन दिया था? तो वल्लभाचार्य दिया था। निम्नलिखित में से सुमेलित है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, मतलब इनमें कौन सुमेलित है वो देख लेते हैं। जैसे कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद कौन दिया था? तो शंकराचार्य दिया था। शंकराचार्य यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, शंकराचार्य है। ओके, तो अद्वैतवाद शंकराचार्य दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद कौन दिया था? तो रामानुजाचार्य दिया था। ओके, याद रखना है। 117 नंबर देखते हैं, और देखिए द्वैतवाद कौन दिया था? द्वैतवाद तो ये जो है माधवाचार्य दिया था। ठीक है, द्वैतवाद माधवाचार्य दिया था। द्वैतवाद बोलेगा तो ये कौन दिया था? तो वल्लभाचार्य नहीं बल्कि निम्बकाचार्य दिया था। ठीक है, निम्बकाचार्य दिया था। द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद बोलेगा तो वल्लभाचार्य नहीं होगा बल्कि निम्बकाचार्य होगा। ओके, आगे देखते हैं 117 नंबर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था दक्षिण भारत में? तो वह किया था रामानंद। कौन किया था? रामानंद किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। कबीर शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। 120 नंबर देखते हैं, रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो ननकाना, 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, याद रखना है। तो ननकाना में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था, याद रखना है। मीराबाई समकालीन थी किसके? तो गुरु नानक के समकालीन। मीराबाई किसके समकालीन थी? तीनों का हो जाएगा। तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, तीनों का समकालीन था। ओके, याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं, मिलान करना है इसमें। तो नामदेव जो था ये व्यवसाय क्या करता था? तो दर्जी था। नामदेव क्या करता था? दर्जी था। कबीर क्या करता था? तो कबीर जो एक जुल्हा था।
कबीर क्या था? तो जुल्हा था। रविदास क्या था? तो रविदास जो है मोची था। सेना क्या था? तो नाई था। ओके, इस तरह से सीक्वेंस बोलेगा मिलाने तो मिला सकते हैं। नामदेव, तो नामदेव दर्जी था, नामदेव दर्जी था। कबीर जुल्हा था, कबीर जुल्हा। रविदास मोची, सेना क्या था? तो नाई था। ओके, इस तरह से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर क्या बोला गया है? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो वैष्णव संप्रदाय संबंध रखते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ओके, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता थे? तो तुलसीदास। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किसने किया था? तुलसीदास किया था। भक्ति तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर, जहांगीर के सम्राट समकालीन थे। तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। 128 नंबर देखते हैं। भारत में चिश्तिया सूफी मत स्थापित किया था? ख्वाजउद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। ओके, जब पूरा वीडियो आप बना देंगे ना, हम पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो हम ना इसका पीडीएफ भी जो है अपने वेलोसिटी क्लासेस पे डाल देंगे। ओके, वहाँ पे जाके आप ले लीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कौन? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। 131 नंबर देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? बाबा फरीद के, बाबा फरीद के शिष्य थे। ओके, शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन 32 नंबर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, याद रखना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहाबर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, सुहाबर्दी संप्रदाय के थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ओके, 134 नंबर देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था। गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था। ठीक है, 136 नंबर देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था? कौन किया था? तो वह किया था रामदास। ठीक है, पंजाब में अमृतसर की स्थापना रामदास किया था। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो रामदास दिया था। ठीक है, आप ये लोग एक नोटिस कर रहे हैं, चोल सम्राट से लेते 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 कि कहाँ तक आ गए हम? अकबर, मतलब कि अब मुगल काल घुसने वाले हैं। ओके, तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था रामदास को। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, याद रखना है, जो कि अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ओके, अर्जुन देव 5वें गुरु थे। अमरदास 3रे गुरु थे। गुरु रामदास 4थे गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। ओके, याद रखना है। आगे देखते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी? ठीक है, अर्जुन देव ने किया था। खुसरो की सहायता जो है धन एवं आशीर्वाद से किया था अर्जुन देव। और अर्जुन देव की हत्या कौन किया था? तो जहांगीर ने करवा दिया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब संकलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने प्रारंभ किया था। क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब संकलन निम्नांकित में से किसने प्रारंभ किया था? तो वह किया था अर्जुन देव ने। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो मृत्युदंड जो दिया गया था वह दिया गया था गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, क्या बोला गया है? देखिए, किन सिखों को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? देखिए, गुरु अर्जुन देव का मृत्यु कौन करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव का मृत्यु करवाया था जहांगीर। और तेग बहादुर का मृत्यु कौन करवाया था? जो कि 9वें गुरु थे। तो यह करवाए थे कौन? तो औरंगजेब करवाए थे, याद रखिएगा। ओके, तो 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। 142 नंबर देखते हैं। सिख गुरु, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो तेग बहादुर का मृत्यु करवाया था औरंगजेब, याद रखिएगा। ओके, आगे। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड में सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में, याद रखिएगा। ठीक है, पटना में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 45 नंबर देखते हैं। 145 नंबर। किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। 146 नंबर देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है
इनमें से किसके लिए? तो इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का संगठन किया था। सिखों की सैनिक व्यवस्था का संगठन कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह किया था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ओके, आगे देखते हैं, किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरित किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है सिखों का खालसा में रूपांतरित किया गया था। ओके, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने? खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था खालसा पंथ की स्थापना। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्षण देव जो था ये बंदा बहादुर का मूल नाम था, याद रखना है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, देखिए मुगल वंश में घुस गया ना, मुगल वंश का संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर का अर्थ होता है, तो बाबर का अर्थ होता है बाग। ठीक है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था 1483 में। 1483 में जो है फरगना में हुआ था बाबर का जन्म, याद रखिएगा। 11 वर्ष की अवस्था में जो बाबर जो है राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, 155 नंबर देखते हैं, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम क्या थी? तो माता कुतुबुग निगार खां। किस वंश की थी? तो मंगोल वंश थी। ठीक है, मंगोल राजवंश थी। बाबर की दादी का नाम क्या था? तो एहसान दौलत बेग। बाबर की दादी का नाम क्या था? तो एहसान दौलत बेग। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एहसान दौलत बेग। ओके, आगे देखते हैं 158 नंबर, बाबर जो है अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगना के शासक और मिर्जा की उपाधि धारण किया था? 11 वर्ष के शासक थे वो, 11 वर्ष के थे तब बाबर गद्दी पे बैठा था। बाबर समरकंद जीता कितने महीने तक रही? मतलब बाबर समरकंद जीता था, लेकिन कितने महीने तक उसने शासन किया था? 8 माह तक ही शासन किया था। ओके, आगे देखते हैं 160 नंबर, बाबर ने 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया था? तो पादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने जिस वंश की स्थापना किया था वह था चुगताई तुर्क। बाबर जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम था चुगताई तुर्क। ओके, आगे देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के पहले बाबर ने जो है कितने आक्रमण कर चुके थे? तो 4 गो आक्रमण कर चुका था। ठीक है, पानीपत का युद्ध जो है ये 5वां आक्रमण था। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए लिखा गया, पानीपत का युद्ध जो है प्रथम युद्ध, बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? तो 5वां आक्रमण था। ओके, आगे देखते हैं बाबर ने किस अभियान में भेड़ा के किला को जीत लिया था? तो बाजोर अभियान में। क्या है ये? बाजोर है। ओके, बाजोर अभियान में। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 164 नंबर देख लीजिए, आप देखने वाले हैं 165। ओके, जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, याद रखिएगा, जो भी हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपका काम बन जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को नियंत्रित किसने किया था? तो वह किया था सभी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ने के लिए बुला रहा था तो वो सभी लोग बुला रहे थे। दौलत खां लोधी बुला रहे थे, आलम खां लोधी बुला रहे थे, और राणा सांगा भी बुला रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, यही लोग जो बुला रहे थे, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी को मारने के लिए ही बुला रहे थे। ठीक है, युद्ध करने के लिए ही बुला रहे थे कि आप लोग आइए युद्ध करिए और इब्राहिम लोधी को दिल्ली के गद्दी पर से उतारिए। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? चुगताई नीति का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारत में तोप का प्रयोग बाबर ने ही किया था। ओके, आगे देखते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का नाम क्या था? तो वह उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे तोपची। पानीपत के युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक को एक चांदी का सिक्का देकर उसका उपाधि धारण किया था। तो उपाधि क्या था? तो कलंदर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध जीतने के बाद। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, इसे बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने किस
युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? तो खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, जिहाद का नारा दिया था। खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो गाजी की उपाधि धारण किया था। किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में अब रहेंगे? ठीक है, तो खानवा की युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ये निश्चय कर लिया कि अब जो है मुझे भारत में ही रहना है। 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था? तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में ही हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। 79 नंबर देखते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। ओके, बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था? तो अकबर ने स्थानांतरित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 181 नंबर। चारबाग शैली के जनक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है चारबाग शैली के जनक। ठीक है, 182 नंबर देखते हैं। बाबर ने किस पद शैली का विकास किया था? तो मुबियान पद शैली का विकास किया था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसका वास्तुकार था मीर बाकी। ओके, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। देखिए ट्रिक क्या है। कहाँ ए हुमायूं, को से हो गया कामरान, हो से हो गया हिंदाल, ए से हो गया अस्करी, ओ से हो गया हुमायूं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया था? तो हुमायूं को बना दिया था। अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी हुमायूं को बना दिया था। ओके, आगे देखते हैं। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1530 में हुआ था। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध हुआ था पानीपत। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? तो पानीपत का युद्ध था। ठीक है, वही पानीपत का दूसरा युद्ध बोल सकते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, जो कि 1556 में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के स्वरूप में राखी भेंट किया था? तो कर्णवाही थी जो कि हुमायूं को राखी भेंट किया था। हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में कौन सा अभियान चलाया था? कलिंजर अभियान चलाया था। 191 नंबर देखते हैं। हुमायूं के शासनकाल के बाद पहला अभियान कौन सा था? तो कलिंजर अभियान था। पहला अभियान कलिंजर अभियान था। ओके, हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध पहला दोहरिया अभियान कब किया था? तो 1532 में दोहरिया अभियान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1538 में हुमायूं ने गौर बंगाल अभियान किसके बंगाल का नाम रखा था? तो जनता बाग का नाम रखा था। ठीक है, गौर बंगाल अभियान किसके बंगाल का नाम रखा था? गौर बंगाल अभियान किसके बंगाल के नाम पर रखा गया था? जनता बाग का नाम रखा था। ओके, आगे देखते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित किया था 1539 में। चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने के लिए शहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने 1 दिन का शासक बनाया था। तो 1 दिन के लिए कार्यकाल में वो क्या चलाया था? तो चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, 196 नंबर देखते हैं। हुमायूं का बहन का क्या नाम था? तो गुलबदन बेगम था। ओके, हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम था। 97 नंबर देखते हैं। गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की थी? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? तो बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोल सकते हैं, जो कि 1540 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 199 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत से निष्कासित होने के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किस दरबार में छोड़ दिया गया था? तो बीरसाल के दरबार में छोड़ दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं। अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ था? तो काबुल में था।
ठीक है। हुमायूं जो है पूना 1545 ईस्वी में के शासक के सहयोग से गंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया था, तो ईरान के शासक के सहयोग से। ओके, आगे देखते हैं मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खां और ततार खां को कब पराजित करके पंजाब जीत लिया था, तो 1555 में पराजित करके पंजाब जीत लिया था। ओके, याद रखना है। आगे देखते हैं 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने किस अफगान सेनापति को पराजित किया था, ठीक है, तो सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था। ओके, 1555 में। आगे देखते हैं किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो सरहिंद विजय के बाद। ओके, आगे देखते हैं हुमायूं की मृत्यु के दिन पना पुस्तकालय में गिर के कब हुई थी, तो 1556 में हुआ था। ठीक है, पुस्तक पढ़ रहा था हुमायूं, पढ़ते पढ़ते एक सीढ़ी से गिर के उसका मृत्यु हो गया था। ओके, और हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, गुलबदन बेगम किया था, उसकी बहन ही। हुमायूं के दरबार मीर सैयद अली और अब्दुल समद क्या थे, तो चित्रकार थे। किसने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई, तो लेनपुल ने कहा था। लेनपुल एक इतिहासकार थे, उसी ने कहा था। ओके, आगे देखते हैं हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था, तो ग्यास बेग था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या है, तो फरीद था। ओके, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। आगे देखते हैं शेर शाह के पिता हसन अली जो बिहार के जागीरदार थे, किसके दरबार में कार्यरत थे, तो बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। ओके, किसने फरीद को शेर शाह की उपाधि दिया था, तो बहार अली लुमानी ने फरीद को शेर शाह की उपाधि दिया था। शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया था वह कौन सा वंश था, तो सूरवंश था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया था, 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 116 नंबर। 116 नंबर क्या बोला गया है, पिलग्राम का युद्ध कब हुआ था और जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने विवश कर दिया, तो 1540 में हुआ था। शेर शाह दिल्ली का शासक कब बना, शेर शाह दिल्ली का शासक कब बना, तो 1540 में दिल्ली का शासक बना। ओके, आगे देखते हैं शेर शाह गख्खर जाति के लोगों से युद्ध कब लड़ा था, तो 1541 में जो है गख्खर जाति से युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। शेर शाह सूरी ने मालवा पर कब अधिकार किया था, तो 1542 में मालवा पे अधिकार किया था। ओके, कौन सी घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, तो रायसीन जब किया था ना अभियान 1543 में, तो इसमें जो है ये जो है शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शेर शाह सूरी ने रायसीन अभियान कब किया था, 1543 में किया था। शेर शाह ने 1544 ईस्वी के किस अभियान में कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका था, तो मेवाड़ अभियान जब किया था 1544 में, इसी में बोला गया था एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका था। ठीक है, 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कलिंजर अभियान के लिए किया था, तो दासी के लिए मतलब डांसर के लिए किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर अभियान अपने ही छोड़े गए तोप के गोला से कब हुआ था, तो 1545 में हुआ था। क्योंकि कलिंजर अभियान जब कर रहे थे शेर शाह सूरी, तो गोला फेंका था, गोला जो है टकरा के दीवार में टकरा के उसके पास ही गिरा, उसका मृत्यु हो गया 1545 में। कलिंजर का वर्तमान नाम क्या है, तो महोबा। ठीक है, शेर शाह के बेटा इस्लाम शाह की मृत्यु कब हुआ था, 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हुआ था, जो कि शेर शाह के बेटा था इस्लाम शाह। सूरवंश का अंतिम शासक कौन था, सिकंदर शाह सूरी था। अकबर का पथ प्रदर्शन या पूरेगामी शासक किसे कहा जाता है, तो शेर शाह सूरी को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा, तो पटना रखा। शेर शाह ने किसानों से किसे संपर्क के लिए, शेर शाह सूरी ने मतलब किसानों से सीधे संपर्क करने के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, किसानों से सीधे संपर्क करने के लिए। आगे देखते हैं
कर चोरी को रोकने के लिए शेरशाह ने कौन सी व्यवस्था शुरू किया था? जब्ती प्रणाली शुरू किया था। पट्टा तथा काबुलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ही शुरू किया था, पट्टा एवं काबुलियत प्रथा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तो जौनपुर था। शेरशाह ने जो सोने का सिक्के चलाया था उसे क्या कहा जाता था? तो अशरफी। शेरशाह ने जो चांदी और तांबे का सिक्के चलाया था उसे क्या कहा जाता था? तो तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुपया और तांबे के सिक्के को कहा जाता था दाम। ठीक है, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं 237 नंबर, किसने भूमि जांच के लिए कानूंगो अधिकारी को नियुक्त किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे आज किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने किला के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी के समय जो है रुपया और दाम का अनुपात था। तो 1 रुपया अगर देंगे तो 64 दाम मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में जो है बीर शाह के दरबार में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। ठीक है, अकबर धाई माँ कौन थी? तो महामनगा। अकबर की धाई माँ कौन थी? तो महामनगा थी। ओके, आगे देखते हैं, बचपन में अकबर की अस्करी ने पाला और फिर काबुल ने के पास भेज दिया गया। ठीक है, फिर कामरान के पास भेज दिया गया। इस तरह से प्रोसेस चलते रहा। ओके, आगे देखते हैं, अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? तो 1547 से रहने लगा अपने पिता हुमायूं के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया की किसकी पुत्री थी? अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया जो थी ये किसकी पुत्री थी? तो हिंदाल की पुत्री थी रुकैया। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? तो मछीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 में हुआ था। ठीक है, अकबर जो है उस समय छोटा था फिर भी युद्ध में भाग लिया था। हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार कब बनाया? 1555 में बनाया था। 1555 में बनाया था। ठीक है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर ने मिर्जा अब्दुल का किसका राज्याभिषेक किया था? कालानौर ने मिर्जा अब्दुल का जो राज्याभिषेक किसका राज्याभिषेक किया था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक किया था, यानी अकबर का राज्याभिषेक किया था। ठीक है, 1556 बोला गया है ना। 1556 में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है? तो आगे है 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बैरम खां कर रहा था। ठीक है, आगे अकबर के शासन बनने के बाद पहला युद्ध जो लड़ा था अकबर, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं, तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच कब हुआ था? 1560 में हुआ था। ठीक है, तिलवाड़ा का युद्ध जो है बैरम खां और अकबर के बीच हुआ था 1560 में। ठीक है, अकबर कितने वर्षों तक महामनगा के प्रभाव में रहा, जिसे पेटीकोट का शासन या पर्दा प्रथा हरमदल का शासन कहा जाता है? 2 वर्ष तक उसका शासनकाल में रहा। ठीक है, 60 से 62 तक जो है उसके प्रभाव में रहा अकबर। ओके, आगे देखते हैं 252 नंबर। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा। 1562 में, देखिए 1562 में क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। बस नज़र दौड़ाते रहिएगा, दास प्रथा का अंत 1562 में। 1563 में क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुआ था। 1564 में क्या हुआ था? तो 1564 में जो है क्या हुआ था? जजिया कर की समाप्ति हुआ था। 1571 में क्या हुआ था? फतेहपुर सिकरी की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1571 में। 1575 में क्या हुआ था? इबादत खाना की स्थापना हुआ था। 1578 में क्या हुआ था? अमीर उल मोमिनी खलीफा की स्थापना किया गया था, मतलब अमीर उल मोमिनी की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1578 में। 1579 में क्या हुआ था? तो 1579 में मजहर की घोषणा हुआ था। 1582 में क्या हुआ था? 1582 में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1582 में।
1583 में क्या हुआ था? 1583 में जो इलाही संवत की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे 53 नंबर 253। दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो महेश दास, जिसका नाम था बीरबल का अन्य नाम क्या था? तो महेश दास था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 254 नंबर। पुरुषोत्तम दास एक हिंदू था। मेहर जीराना क्या था? तो पारसी था। एका बीवी क्या थी? तो ईसाई थी। हरि विजय सूर्य क्या था? तो वो जौन था। ओके, आगे देखते हैं। अकबर ने चौथी सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया था। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अकबर के समय रुपया और दाम का अनुपात क्या था? तो 1:40। 1 रुपया देंगे अगर, मतलब कि 1 रुपया देंगे तो आपको 40 दाम मिलेगा। ओके, अकबर के समय ये व्यवस्था था। उस समय एक इलाही के बराबर कितना रुपया हुआ करता था? ठीक है, एक इलाही के बराबर कितना रुपया हुआ करता था? तो 1 इलाही देंगे ना तो रुपया कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो इलाही बड़ा होता था। ओके, आगे देखते हैं। जप्ती प्रणाली जो है भूमि के माप के आधार पर लिया जाता था। कंकुट प्रणाली जो है उपज को ध्यान में रख के लिया जाता था। कंकुट प्रणाली आयने 10 साला 10 वर्षों के औसत उपज के आधार पे जो है ये मानकर लगान लिया जाता था। ओके, याद रखना है। आगे देखते हैं 59 नंबर 259। पोजल भूमि क्या होता था? तो प्रतिवर्ष जो खेती होता था ना उसे बोलता था पोजल भूमि। प्रति भूमि क्या होता था? तो प्रति भूमि 1 वर्ष के अंतराल पे, मतलब 1 वर्ष को छोड़ के जो खेती होता था उसे क्या जाता था? प्रति भूमि। चाचर भूमि क्या होता था? तो 4 वर्ष के आधार पे, 4 से 4 वर्ष के आधार पर। बंजर भूमि क्या होता था? जिसपे खेती नहीं किया जाता था उसे कहता था बंजर भूमि। ओके, आगे देखते हैं। मदमास भूमि क्या होता था? तो दान में दी गई भूमि मदमास भूमि कहलाता था। पैबाकी भूमि क्या होता था? तो सरकार के अधीन भूमि पैबाकी भूमि कहलाता था। जागी भूमि क्या होता था? तो मनसबदार को दी गई भूमि जागीर भूमि कहलाता था। खालसा भूमि क्या होता था? तो खालसा भूमि जो होता था वो सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। ओके, आगे देखते हैं 261 नंबर। 261 नंबर क्या बोला गया है? अकबर के प्रधान सलाहकार कौन थे? तो मानसी थे। अकबर के प्रधान सलाहकार मानसी थे। ओके, आगे देखते हैं। अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो वो तानसेन थे। ओके, अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। आगे देखते हैं। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध किसके नेतृत्व में जीता? तो मानसी के नेतृत्व में जीता। ठीक है, 263 नंबर हो गया। लगभग 500 क्वेश्चन है इसमें। ओके, ये अगर पढ़ लेते हैं आप तो हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगा 1905 तक। ओके, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करा देंगे। अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व के सुधारक कौन थे? तो टोडरमल थे। भूमि तथा राजस्व के सुधारक टोडरमल थे। अकबर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। गीता तथा लीलावती का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो फैजी किया था। लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी किया था। गीता और लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी किया था। ये सब अकबर के दरबार में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं। बाबर की मृत्यु, मतलब बाबर की पुस्तक तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने किया था। ठीक है। हाकिम हुकाम अकबर के दरबार में क्या थे? तो बाबरची थे। हाकिम हुकाम अकबर के दरबार में क्या थे? तो बाबरची थे। ओके, आगे देखते हैं। अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में पैदल सेना तथा घुड़सवार का वेतन कितना होता था? तो पैदल सेना जो चलता था उसका वेतन 3 रुपया और घुड़सवार सेना का वेतन 20 रुपया हुआ करता था। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो आगे है मिलान करना है। तो 1559 में क्या हुआ था? तो 1559 में ग्वालियर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1559 में ग्वालियर अभियान चला था। 1560 में क्या चला था? जौनपुर अभियान चला था।
1561 में क्या चला था? मालवा अभियान चला था। 1562 में आमेर अभियान चला था। 1567 में क्या चला था? तो 1567 में चला था या मेवाड़ अभियान चला था। 1567 में मेवाड़ अभियान चला था। 1576 में तो 76 में यहाँ 76 में जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 1581 में क्या है? तो काबुल अभियान। 1586 में क्या है? कश्मीर अभियान चला था। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी 1576 में महाराणा प्रताप और कौन सा युद्ध चला था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अकबर की पत्नी जोधाबाई हरका भाई किसकी पुत्री थी? तो राजा भारमल की पुत्री थी। किस रानी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया? तो दुर्गावती जो है अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया था। ये सब क्वेश्चन सेट में आपको मिलेगा। किस अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था? तो गुजरात अभियान में। किस युद्ध को अकबर रिश्वत दे के जीता था? असरगढ़ का युद्ध, जो कि अंतिम युद्ध था। ओके, आगे देखते हैं जहांगीर ने कब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? 1902 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु डायरिया के कारण कब हुई थी? 1605 में हुआ था, डायरिया के कारण। ठीक है, तो अकबर का चैप्टर समाप्त हो गया और लगभग जहांगीर में जा रहे हैं। ठीक है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में हुआ था जहांगीर का जन्म। जहांगीर का माता का नाम क्या था? तो हरका बाई, जिसे बोलते हैं जोधाबाई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 279 नंबर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। प्रारंभ में जहांगीर की कितनी पत्नियां थी? तो 2 पत्नियां थीं। जहांगीर की 2 पत्नियां थीं। जहांगीर की किस पत्नी ने जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने के कारण ना आत्महत्या कर लिया? तो जगत गोसाई थी। जगत गोसाई, जो कि बाद में शाहजहां की माँ जो थी वो जगत गोसाई ही थी। ओके, आगे देखते हैं। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी। इसमें कितनी घंटियां थी? तो टोटल 12 घंटियां थी। ओके, आगे देखते हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। किस मुगल शासक ने अपराधियों के नाक कान काटने और घर कुर्की करने का आदेश दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ओके, अपराधियों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर क्या है? जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगाया। रविवार बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर भी रोक लगा दिया। क्योंकि पहली बार रविवार का जो है अकबर का जन्म हुआ था और बृहस्पतिवार को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था, इसीलिए। आगे देखते हैं। जहांगीर ने रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पे रोक लगा दिया, किंतु इस दिन कौन सा पर्व हो तो पशु हत्या कर सकते हैं? तो बकरी ईद हो तो कर सकते हैं, इस तरह से बोला गया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो आगे है 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था? तो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। किस सिख गुरु को जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे के सहायता करने के लिए फांसी दे दिया गया था? तो अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। 1615 ईस्वी में किस अभियान में अमर सिंह को पराजित कर दिया? तो चित्तौड़ अभियान में। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर और अमर सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? मतलब जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो संधि हुई थी ये कब हुआ था? 1615 में। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने किस बेटे को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर पर विजय करने के लिए भेजा था? तो शाहजहां को भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। मलिक अंबर कहाँ का शासक था? तो अहमदनगर का शासक था। जहांगीर ने अहमदनगर की विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया था? तो शाहजहां की उपाधि दिया था। ठीक है, शाहजहां की उपाधि दिया था जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को। आगे देखते हैं।
किस शासक के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया था? मोतियाबिंद पूरा किया था। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में लाहौर में अपनी किस प्रेयसी की याद में, ठीक है, बनवाया? प्रेयसी की याद में जो है, मतलब कि प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया और अपनी प्रियदर्शी की चेहरा एक पुनः देख पाऊँ, क़यामत के दिन भी धन्यवाद करूँगा। मतलब कहने का ये अर्थ ये हो गया कि जहांगीर की जो प्रेमिका थी ना, अनारकली, ठीक है, उसके लिए बात बोला गया था कि मेरी एक अभिलाषा, मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने मतलब वो प्रियदर्शी को एक बार पुनः देख पाऊँ। इसके लिए जो है मैं खुदा से क़यामत से क़यामत तक उसका शुक्रिया अदा करता रहूँगा, इसी तरह से बोला था। ओके, आगे देखते हैं, किस मुग़ल शासक ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे दिया? तो जहांगीर ने दे दिया था। जहांगीर ने किस कवि को आश्रम दिया और उसी के संदर्भ में उसे सूरसागर की रचना किया था? तो सूरदास को आश्रम दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, किस शासक ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का नाक कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बना दिया? तो जहांगीर के शासनकाल में। 300 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक में दूसरा वीडियो में कराएंगे। किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी तथा समुद्रगुप्त के प्राय प्रशस्ति अभिलेख पर लेख लिखवाया? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर लेख लिखवाया? तो जहांगीर ने लेख लिखवाया था। ओके, तो